और सबसे पहले बात करते हैं, बिहार के छात्रों के लिए अब उच्च शिक्षा की राह आसान हो गई है, क्योंकि अब छात्रों के लिए लोन के कई दरवाजे खुल गए हैं। छात्रों को राज्य सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के साथ केंद्र सरकार की भी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को पैसे की कमी नहीं होने वाली है। हायर स्टडीज के लिए उन्हें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाले लोन का दायरा बढ़ा दिया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शिक्षा ऋण कम होने की खबर को शिक्षा विभाग ने तथ्य से परे बताया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल और बैंकों से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का दायरा बढ़ा है। स्टूडेंट के लोन को लेकर शिक्षा विभाग की इस पहल के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि को लेकर छात्रों में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की सहायता के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी विद्यार्थी को मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य किसी छात्र की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर समन्वय कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाना है। बिहार में सरकार के स्तर से गरीब वर्ग के बच्चों, वंचित शोषित वर्ग के बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई के लिए जो पहले सहायता राशि 4 लाख रुपए थी, उसको कम करके अब सरकार ने 2 लाख रुपया कर दिया है। कैसे एफोर्ड करेंगे गरीब वर्ग के बच्चे टेक्निकल पढ़ाई में, वो भी बिहार से बाहर जाकर के। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर शिक्षा विभाग ने भ्रम की स्थिति को साफ कर दिया है। शिक्षा विभाग का साफ कहना है कि लोन का दायरा बढ़ गया है। अब छात्रों को लोन लेने के लिए पहले से ज्यादा वित्तीय विकल्प मौजूद है, वो भी ब्याज मुक्त, यानी उच्च शिक्षा की राह में आर्थिक दिक्कतें नहीं आने वाली है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की थी। मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नीतीश के वादे को निभा रहे हैं। छात्रों के लोन लेने का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब तो छात्रों के पास पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से 10 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण का विकल्प भी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव के मायने अब आप समझिए। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव किया है। क्या बदलाव किए गए हैं? तो नए नियम के तहत विद्यार्थियों को 2 लाख रुपए का लोन राज्य शिक्षा वित्त निगम से मिलेगा, जबकि 2 लाख से 4 लाख तक का लोन बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। यानी यहां समझने वाली बात यह है कि पहले राज्य शिक्षा वित्त निगम से ही 4 लाख तक का लोन मिलता था, पर अब 2 लाख से 4 लाख तक अगर लोग स्टूडेंट्स को लोन लेना चाहते हैं तो बैंक के जरिए ये लोन दिलाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव ये है कि स्टूडेंट्स सिर्फ 4 लाख ही नहीं, अब 10 लाख तक का एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब सवाल है, 4 लाख रुपए से ज्यादा लोन के लिए क्या करना होगा? तो आपको बता दें कि इस कार्ड के जरिए ही आप पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं। यानी पहले 4 लाख की लिमिट थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। तो अब पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है वो समझ लीजिए। केंद्र सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी जो छात्र हैं उनके लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को अब लोन देने की सुविधा है और किसी तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना सीधा ये लोन छात्र को दिया जाएगा। ये सुविधा लाई गई है। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में वित्तीय सहायता क्या घटी है, ये सवाल आपके मन में भी होगा। तो आपको बता दें
कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 886 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति मिली थी। इतना खर्च किया जा सकता था, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़ा दिया गया है और ये बढ़कर कितना हुआ है 950 करोड़ रुपए, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार 64 करोड़ रुपए अधिक व्यय की स्वीकृति मिली है। तो दायरा घटा नहीं है, बढ़ गया है। अब आप खबर तो समझिए, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में खर्च की राशि बढ़ी है, घटी नहीं है। राज्य और केंद्र की योजनाओं को साथ साथ लाने की पहल है, क्योंकि ये योजना भी छात्रों के लिए है और केंद्र सरकार की योजना भी छात्रों के लिए है। तो विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसकी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है और आसान, व्यापक और संस्थागत वित्तीय सहायता देने के लिए यह पहल छात्रों के लिए की गई है। पहले 4 लाख तक का एजुकेशन लोन ही विद्यार्थी ले पाते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। 10 लाख तक की वित्तीय सहायता का लाभ स्टूडेंट्स ले सकते हैं। यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों ये चाहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए अगर उनको लोन लेना है तो बिना किसी गारंटी के तीसरे पक्ष के वो सीधे लोन का लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ समेत जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर अब झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट के इस फैसले से जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें तो बड़ी राहत मिली, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जेपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सरकार का फैसला रुका, नौकरी पर लौटे अभ्यर्थी। नौकरी गई, आंदोलन हुआ, अब कोर्ट से राहत। हाईकोर्ट का स्टे, अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी। हाईकोर्ट से राहत, अब सुप्रीम कोर्ट पर नजर। रद्द परीक्षा, छिनती नौकरी, सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। और फिर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड में नियुक्ति परीक्षा विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ की रद्द परीक्षाओं को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया है। यानी उन सफल अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर जिनकी नौकरी पर अचानक संकट खड़ा हो गया था। स्टेक इस बात पे कि जिन लोगों का भी अपॉइंटमेंट हुआ है पर्सुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट, उन सारे लोगों को काम से नहीं निकाला जा सकता। वो लोग अपना काम करेंगे, नोटिफिकेशन पे स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सबसे ज्यादा खुशी उन अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिख रही है जिनके लिए पिछले कुछ दिन अनिश्चितता और चिंता से भरे रहे। नौकरी वापस मिलने की खुशी और भविष्य पर मंडराए संकट के टलने से अभ्यर्थी बेहद उत्साहित दिखे और काम पर वापस लौटे। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में झारखंड सीआईडी की जगह सीबीआई जांच की मांग की गई है और अब 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि यह फैसला सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी का नहीं, बल्कि झारखंड की पूरी नियुक्ति व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा, संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को आप समझिए। हाईकोर्ट के आदेश से कहीं खुशी है, कहीं गम है। अभी तक झारखंड हाईकोर्ट 4 परीक्षाओं को रद्द करने पर रोक लगा चुका है। और आपको बता दें कि 20 अगस्त को जेपीएससी 11वीं से 13वीं नियुक्ति परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। वहीं 21 अगस्त को जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ की परीक्षा को रद्द करने पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
अब आप ये समझिए कि कितने कर्मचारियों को इस फैसले से राहत मिली है। तो जेपीएससी 11वीं से 13वीं में 342 कर्मचारियों को राहत मिली। जेएसएससी सीजीएल की अगर बात करें तो करीब 2000 कर्मचारियों को राहत मिली है। इसके अलावा सीडीपीओ की बात कर लीजिए, 64 कर्मचारियों को राहत मिली। तो फिर एफएसओ में 53 कर्मचारियों को झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से राहत मिली है। अब तक इनकी नौकरी खतरे में थी, लेकिन अब ये नौकरी पर वापस लौट गए हैं। अब आप खबर तो समझिए, झारखंड में छात्रों का जबरदस्त आंदोलन हुआ। छात्रों के आंदोलन के बाद ही हेमंत सरकार को फैसला लेना पड़ा। छात्रों की यही मांग थी कि जो परीक्षाएं कराई गई हैं उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही अनियमितता थी, गड़बड़ी थी। तो सरकार ने छात्रों की मांग को मानते हुए 22 परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले लिया। झारखंड हाईकोर्ट ने 4 परीक्षाओं को रद्द करने पर अब रोक लगा दी है। करीब 2500 कर्मचारियों को इससे राहत मिली है, लेकिन अभी भी 18 परीक्षाएं ऐसी हैं जो रद्द हैं। तो रद्द परीक्षाओं के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो भी हाईकोर्ट जा सकते हैं, और इसीलिए ये पूरा मामला जो है अब वो काफी पेचीदा हो गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाई लेवल मीटिंग की। ये बैठक बिहार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझने से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सीएम सम्राट ने शुक्रवार को बिहार के मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी बैठक की। बैठक की अहमियत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। बैठक में सीएम सम्राट के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ केंद्र और राज्य के शीर्ष अधिकारी आमने सामने बैठे हैं। कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सीएम सम्राट ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के साथ बैठक हुई, जिसमें हाई लेवल डैम जो बनने हैं उस पर चर्चा हुई, और बिहार में जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सपोर्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा हुआ कि कई चीजें जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, सब में भारत सरकार का पूरा सकारात्मक पक्ष रहा कि पूरी तरह बिहार को सहयोग करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। एनडीए ने इस मीटिंग को बिहार के विकास के लिए बेहद अहम बताया, तो महागठबंधन ने कहा इस तरह की बैठकों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप पूरी खबर समझिए, ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही, इस बैठक में क्या चर्चा हुई, ये सब कुछ विस्तार से हम आपको समझाते हैं। तो वित्त मंत्री और विदेश मंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात के मायने को आप समझिए, और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूरी खबर क्या है। देखिए, आज दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी की हाई लेवल मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई, और इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे, उनसे भी चर्चा हुई। चर्चा किस पर हुई? तो भारत नेपाल जल और बांध परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही जो सीमा सुरक्षा है, राज्य की वित्तीय जरूरत है, उस पर भी मंथन किया गया। बिहार के हित से जुड़े विकास योजनाओं पर चर्चा मुख्यमंत्री ने की है। भारत नेपाल सीमा और हाई लेवल डैम पर मंथन हुआ है। डैम को लेकर के दोनों पक्षों के बीच समन्वय पर जोर भी दिया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार को हर बार बाढ़ की त्रासदी झेलनी होती है, और बिहार को बाढ़ की त्रासदी से कैसे बचाया जाए, इस पर ही मंथन किया गया। केंद्रीय बजट और राज्य के वित्तीय मदद पर भी बातचीत हुई है। बिहार की लंबित और नई परियोजनाओं को लेकर भी इस बैठक में सहमति बनी है, और बिहार में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी बातचीत की गई। तो केंद्रीय वित्त मंत्री से सीएम सम्राट के मुलाकात के मायने समझिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ सीएम की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास खुद बिहार का वित्त विभाग भी है, और आगामी बजट, केंद्रीय सहायता पर चर्चा से आगे की रणनीति भी साफ होगी। इसके साथ ही विकास योजनाओं के लिए फंड के आवंटन को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो विदेश मंत्री से सीएम सम्राट के मुलाकात के मायने समझिए।
देखिए, बिहार में इस वक्त बाढ़ से तबाही का मंजर है और नेपाल से, खासतौर पर नेपाल से आने वाली नदियों का पानी बिहार में बाढ़ की बड़ी वजह हमेशा रहा है। तो नेपाल के साथ बातचीत विदेश मंत्रालय के ही अधीन है, वही बात कर सकते हैं। तो संभावित हाई लेवल डैम प्रोजेक्ट्स पर भी इसमें चर्चा हुई। डैम कैसे निर्माण किया जाए, तो डैम के निर्माण के लिए कूटनीतिक और आर्थिक सहमति के लिए अहम बैठक मानी जा रही है। और बिहार को हर साल आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए ये चर्चा काफी अहम है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि बाढ़ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकले, क्योंकि हर बार बिहार के कुछ इलाके बाढ़ का दंश झेलते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान हुए बल प्रयोग के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और पैलेट गन पीड़ित के समर्थन में थाने में ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इसे राहुल गांधी का सियासी ड्रामा बता रहे हैं। ये आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग और कथित पैलेट के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस एक बार फिर आक्रामक है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पैलेट गन के पीड़ित साहिल के साथ संसद मार्ग थाने पहुंच गए और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। राहुल गांधी ने डीसीपी आवास के पास धरना भी दिया और आरोप लगाया कि 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान साहिल को पैलेट गन के छर्रे लगे और उसकी आंख की रोशनी प्रभावित हुई। क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है। राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने ये सब किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया है। कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना। प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है। सरकार ने भी इस मामले पर सदन में चर्चा के लिए विपक्ष को न्योता दिया, पर तब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल है कि सदन में चर्चा की जगह हंगामा करने के बाद क्या राहुल गांधी सड़क पर सियासी ड्रामा कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। संसद में हंगामा, सड़क पर सियासी ड्रामा। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि संसद में हंगामा होता है और सड़क पर राहुल गांधी सियासी ड्रामा करते हैं? तो पूरी खबर क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, 20 जुलाई की तारीख को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था। छात्रों के प्रदर्शन पर पैलेट गन चलाने का आरोप है। पैलेट गन से कई लोगों के घायल होने का भी आरोप लग रहा है, यानी कई छात्र थे जो पैलेट गन की वजह से घायल हुए। बताया जा रहा है कि एक पीड़ित के साथ संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे फिर राहुल गांधी और पैलेट गन के इस्तेमाल मामले में राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने लगे। मतलब उनकी मांग थी कि पैलेट गन के मामले पे दिल्ली पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करे और इस पे जांच पड़ताल करे। पीड़ित साहिल की आंख की रोशनी जाने का आरोप भी राहुल गांधी लगा रहे हैं और पीड़ित के साथ ही राहुल गांधी कई घंटों तक धरने पर बैठे रहे। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं होने का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया और एफआईआर के लिए राहुल गांधी कई घंटे धरने पर बैठे भी रहे। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आप खबर तो समझिए। पैलेट गन के मुद्दे को विपक्ष लगातार उठा रहा है। मॉनसून सत्र में भी विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के हंगामा करता रहा। सरकार से छात्रों के मुद्दे पर
विपक्ष जवाब भी मांगता रहा। अमित शाह से राहुल गांधी ने संसद में आकर जवाब देने को कहा। अमित शाह फिर लोकसभा में जवाब देने को तैयार हो गए। पैलेट गन के मुद्दे पर जवाब देने को अमित शाह तैयार थे। विपक्ष संसद में चर्चा से पीछे हट गया। फिर बीजेपी कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे पर सियासत का आरोप लगा रही है। बीजेपी का यह कहना है कि संसद में हंगामा करते हैं और सड़क पर सियासी ड्रामा करते हैं। जवाब जब संसद में दिया जा रहा था तो विपक्ष ने सुना नहीं और अब सड़क पर यह ड्रामा किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बेहतर जिंदगी की उम्मीद, विदेश में नौकरी का सपना और इसी सपने के भरोसे पूर्णिया किशनगंज के 7 युवक दुबई पहुंचे। लेकिन आरोप है कि वहां पहुंचते ही सपने चकनाचूर हो गए। पासपोर्ट उनका रख लिया गया, वादा किया गया, नौकरी भी नहीं दिया गया और अब खाने के लिए पैसे नहीं हैं। दुबई से सामने आए वीडियो में युवक अपने घर लौटने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इधर भारत में बैठे परिवारों की चिंता बढ़ गई है। नाजिश के परिवार का कहना है कि बेटे को विदेश भेजने के लिए कर्ज लिया था, जेवर तक बेच दिए गए। अब परिवार सिर्फ बेटे की सुरक्षित वापसी चाहता है। नौकरी के जिस सपने ने इन युवकों को हजारों किलोमीटर दूर पहुंचाया, वही सपना अब मुसीबत बन गया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब कार्रवाई करता है और दुबई में फंसे इन 7 युवकों की वतन वापसी कब होती है। और अब आप पूरी खबर समझिए। देखिए, बिहार में अक्सर नौकरी का झांसा देकर के ऐसे मजदूरों को विदेश लेकर जाया जाता है और विदेश में ले जाकर के बंधक बनाने की खबरें आती हैं। रोजगार की चाहत में अक्सर लोग ऐसे फर्जी एजेंट के झांसे में आ भी जाते हैं। लोगों को लगता है विदेश में जाएंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे, घर की स्थिति बेहतर होगी और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ही वो ये सपना देखते हैं और फर्जी एजेंट के झांसे में आ जाते हैं और फिर उन्हें परदेश में बंधक बना लिया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप ऐसे नेटवर्क के प्रति जागरूक रहें और ऐसे नेटवर्क से बचने के लिए कुछ तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं। जैसे केवल भारत सरकार के ई-माइग्रेट पोर्टल पर रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट ही आपकी मदद कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर कोई रिक्रूटमेंट आ रही है तो उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। विदेश में काम करने के लिए हमेशा वर्क वीजा लें। टूरिस्ट या विजिट वीजा पर काम करना अवैध है। एजेंट से उसका सरकार द्वारा जारी RE नंबर भी आप मांग सकते हैं। immigrate.government.in पर वेरीफाई भी करें और अपना मूल पासपोर्ट और ID किसी भी एजेंट या नियोक्ता को ना सौंपें। नौकरी के नियम, सैलरी और शर्तों का आधिकारिक पत्र भी आप जरूर लेकर रख लें। एजेंट को कोई भी फीस नगद ना दें और हमेशा बैंक ट्रांसफर या रसीद का इस्तेमाल ही करें। अब आप ये समझिए कि कितने कर्मचारियों को राहत मिली है। तो हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें अब एक बार फिर से मामला सामने आया है जिसमें जो मजदूर हैं वो अभी विदेश में फंसे हुए हैं।